क्या लालू यादव और नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं? और यदि दलित विरोधी नहीं है तो फिर न तो राजद से और न ही जदयू से आज तक एक भी बड़ा दलित नेता जन्म लिया है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि क्यों लालू यादव को दलित विरोधी कहा जाता है, क्यों नीतीश कुमार को भी दलित विरोधी कहा जाता है और इन दोनों ने क्या-क्या काम किए हैं। दरअसल कहानी है 1990 की। 1990 में उस वक्त की कहानी है जब वीपी सिंह के पास भारत की सत्ता थी, अर्थात वीपी सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस समय कांग्रेस का जो नेतृत्व था वह 3 लोगों के पास था। पहले थे वीपी सिंह, दूसरे थे देवीलाल, तीसरे थे चंद्रशेखर। ये तीनों ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास अलग-अलग विचार थे, जो एक दूसरे से जलते थे और लड़ने को तैयार रहते थे। बिहार में उस समय 2 उभरते हुए नेता थे, नीतीश कुमार और दूसरे थे लालू यादव। उस समय लालू यादव और नीतीश कुमार को खुद इनकी ही पार्टी में जो जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा पे चलने वाले लोग थे और उनकी जो पार्टी थी, उसमें लालू यादव और नीतीश कुमार को निचले दर्जे का नेता समझा जाता था और जो सीनियर लीडर थे इन दोनों को स्थान देने से बचते थे, इन दोनों को वो इज्जत देने से बचते थे जिस इज्जत की इन दोनों को दरकार थी। अब क्या करते, नीतीश कुमार चाहते थे कि लालू यादव आगे हो जाए। अब लड़ाई किससे थी, तो सत्ता की जो चाबी थी बिहार की, वह फिर से एक बार दलित समाज के नेता को जा रही थी और वे जीत रहे थे और वे व्यक्ति थे रामसुंदर दास। वीपी सिंह जो प्रधानमंत्री थे चाहते थे कि बिहार में रामसुंदर दास को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। सारी प्लानिंग सेट थी, रामसुंदर दास दलित तबके से आते थे और पूरी उनकी तैयारी थी मुख्यमंत्री बनने की और बन भी जाते। इसी बीच में दांवपेच का खेल शुरू हो जाता है। आपको बता दें एक और चीज कि 1989 में बिहार में दंगा हुआ था, भागलपुर दंगा, और भागलपुर दंगा ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जो कांग्रेस है वो अब एक्टिव नहीं रही है, मुसलमानों के पक्ष में कांग्रेस नहीं है। होता भी यही है, मुसलमान कांग्रेस से दूर जाते हैं और इधर जो गठबंधन बना था, जो कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में चल रहा था, मंडल आयोग की सिफारिशों पर गौर किया जा रहा था, ध्यान दिया जा रहा था और उसने जो नेता को पैदा किया, उस लालू यादव नीतीश कुमार जैसे नेताओं के साथ बिहार के मुसलमान अब चले गए थे और समय आने वाला था कि बिहार में सत्ता पे जो काबिज होने जा रहा था उसके पास एमवाई समीकरण, मुस्लिम और यादव समीकरण अब बनने ही वाला था। आपको बता दें इसी कड़ी में होता क्या है कि लालू यादव जो देवीलाल के गिरोह में थे, जो रामसुंदर दास थे दलित थे, वो वीपी सिंह के गिरोह में थे। वीपी सिंह चाहते थे, उनका लगाव था ज्यादा। इधर एक चंद्रशेखर थे, चंद्रशेखर चाहते थे कि रघुनाथ झा मुख्यमंत्री बने। देवीलाल चाहते थे कि लालू यादव बने। अब इसी तिरकम में बिहार की राजनीति फंसती है और एक दलित और उभरते हुए एक कद्दावर नेता की हत्या हो जाती है। राजनीतिक हत्या होती है, साधारण हत्या नहीं कह सकते। अब क्या होता है, नीतीश कुमार भी जोर देते हैं कि लालू यादव यदि मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उनकी चलने लगेगी, उनकी इज्जत बढ़ेगी पार्टी में। अब तक जो वरिष्ठ नेता नहीं इज्जत करते हैं नीतीश कुमार की, लालू यादव की, वो भी अब करने लगेंगे। खबर पहुंचती है दिल्ली, चंद्रशेखर तक बात पहुंचती है। चंद्रशेखर से कहा जाता है कि यदि रामसुंदर दास जीत गए तो बिहार में वीपी सिंह की एंट्री हो जाएगी और वीपी सिंह बड़े मजबूत हो जाएंगे। चंद्रशेखर दाव भांजते हैं रघुनाथ झा पर। रघुनाथ झा को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया जाता है। रघुनाथ झा भी खड़ा हो जाते हैं कि हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। इसके बाद लालू यादव थे, वो भी खड़े हो जाते हैं। इसके बाद रामसुंदर दास थे, वो भी खड़े हो जाते हैं कि वो भी मुख्यमंत्री बनेंगे। वोटिंग शुरू हो जाती है। रघुनाथ झा जितना वोट काट लेते हैं उसी वोट से लालू यादव जीत जाते हैं और रामसुंदर दास हार जाते हैं। कहा जाता है कि रघुनाथ झा 7 वोट ही काट पाए, कहीं कहीं कहा जाता है कि रघुनाथ झा को 14 वोट मिले। लेकिन लालू यादव को जो वोट मिले वो जितने सरकार बनाने के लिए चाहिए थे उससे केवल और केवल 3 वोट ज्यादा था। इसलिए कहा जाता है कि यदि रघुनाथ झा न होते तो लालू यादव मुख्यमंत्री न बनते। और रघुनाथ झा क्या, चंद्रशेखर के इशारों पे ही तो डील हुई थी और रघुनाथ झा चंद्रशेखर के आदमी थे। वो उत्तर बिहार के कद्दावर नेता थे। बिहार का शिवहर जिला उनकी जन्मस्थली थी, वहां से वो सांसद भी रहे थे, कई बार विधायक भी रहे थे। तो इस तरह से देखा जाए तो लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार ने मदद तो की, लेकिन एक पिछड़ी जाति के समूह ने
दलित को दबा दिया और बिहार से उसी समय से एक तरह से दलित राजनीति की समाप्ति भी हो गई। बिहार में भोला पासवान शास्त्री जैसे दलित नेता हुए हैं, जगजीवन राम जैसे नेता हुए थे, और अंतिम जो कद्दावर दलित नेता थे, जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे और बनने जा रहे थे, कैंडिडेट क्या थे, उनको दबा दिया जाता है और यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं, दलित पिछड़ जाते हैं। और वही कहानी है कि 35 वर्षों से कोई दलित चेहरा आया नहीं बिहार में, जबकि बिहार में सबसे ज्यादा आबादी एक तरह से जाति के रूप में देखे तो दलितों की ही है। 19-20% है, हर 5 में एक व्यक्ति दलित है, लेकिन दलितों का कोई बड़ा नेता नहीं है। रामविलास पासवान थे, लेकिन बहुत बड़े स्तर पे वो न उभर पाए। एक बार सत्ता की चाबी उनको मिली भी तो राष्ट्रपति शासन लगवा लिए वो लोग, क्योंकि अगले चुनाव के इंतजार करने लगे कि इसमें बेहतर रिजल्ट आएगा, लेकिन प्रदर्शन खराब हो गए। अब चिराग पासवान से उम्मीदें दिख रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी बात करें तो दलित राजनीति को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि पिछड़ी जाति के नेताओं को लगता है कि यदि दलितों को आगे कर दिया जाए तो पिछड़ी जाति से नेता न बन पाएंगे मुख्यमंत्री। इसी कारण तेजस्वी यादव की पार्टी में भी आप देखें कोई भी दलित नेता नहीं है बहुत बड़ा जो तेजस्वी को चुनौती दे सके। नीतीश कुमार की पार्टी में भी कोई दलित नेता नहीं है जो नीतीश कुमार को चुनौती दे सके। एक दो है भी जिनके बारे में कहा जाता है कि कद्दावर है, तो वो पारिवारिक राजनीति के की उपज है, राज्य में उनका कोई बहुत ज्यादा पकड़ नहीं है। और ये खेल उस समय से 1990 से चल रहा है। नीतीश कुमार जी जब आए मुख्यमंत्री बने तो वो देखे कि दलित एक बड़े वर्ग के रूप में, और यह पूर्ण रूपेण मेरी मदद तो नहीं करेगा, इस कारण नीतीश कुमार ने महादलित में बांट दिया दलितों को, कि दलितों में भी जो बहुत दलित हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं, उनको महादलित कर दिया जाए कि हम जब बांटेंगे सुविधा देंगे तो हमारा वोट बैंक रहेंगे। और एक तरह से दलित खेमे को दो भाग में बांट दिया गया और महादलित बना दिया गया। अब नीतीश कुमार उसे अपने पाले में रखते हैं, पाले में खींच लिए, दलित वोट बैंक में विभाजन हो गया। चिराग पासवान नेता है ही दुसाधों का, या पासवान जाति तो टाइटल है, मतलब दुसाध जाति का। इसके बाद जो मामला बचता है जीतन राम मांझी जो मुसहर जाति से हैं, तो वो मुसहरों के नेता बन गए हैं, तो पासवान और मुसहर का नेता तो हो ही गया। अब जिसे चमार जाति, जाटव जाति, रविदास जाति कही जाती है, वो लोग किसको नेता माने, ये एक संकट का विषय हो गया उन लोगों के लिए। अब राजेश राम एक आए हैं, नया नया कांग्रेस में अध्यक्ष बने हैं प्रदेश के, लेकिन वो क्या कर पाएंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि इस जाति से कोई बड़ा नेता नहीं है किसी भी पार्टी में, और कांग्रेस भले ही दांव पे चल रही हो, लेकिन वो समय आने पे बताएगा। तो इस तरह से आप देखें तो दलित राजनीति की जो खात्मा की गई है बिहार में 1990 में, आज तक वो ऊपर नहीं उठ पाया है। जो मिट्टी में दबा वो दबा ही रह गया है, और कोई देखने सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है इस दलित राजनीति को बिहार में। और इसी का जो खामियाजा है वो आज भी बिहार भुगत रहा है कि दलित वोट के लिए लालच भरे निगाह से सब देख रहे हैं। और आज भी देखें तो आप दलित न तो नीतीश कुमार को बहुत अच्छे से चाहते हैं, न लालू यादव को बहुत अच्छे से चाहते हैं, और इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं प्रशांत किशोर। इसी कारण प्रशांत किशोर जो पार्टी बनाए हैं जनसुराज, उसके पहले जो अध्यक्ष हैं मनोज भारती, वो दलित ही हैं, और दलित समुदाय से वो अपना पहला अध्यक्ष देके संदेश देना चाहते हैं कि हम दलितों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, उनको गले लगाएंगे। दलित समाज मेरे पास आए और आ भी रहे हैं, लेकिन उस संख्या में नहीं आ रहे हैं जैसे आना चाहिए, क्योंकि पहले से ही दलित समाज का विभाजन हो चुका है और इससे निपटना इतना आसान नहीं है। तो बिहार में जो दलितों की आबादी है उसके अनुसार से उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं है। बड़े बड़े मंत्रालय दलितों नेताओं के पास नहीं है, या शक्ति में भी नहीं है, पावर में भी नहीं है। पावर में तब समझा जाएगा जब आपसे हर समाज के लोग जुड़ेंगे, सबका आप काम करेंगे, सब आपके रूम पे आएंगे जाएंगे, तभी तो आप पावरफुल समझे जाएंगे, और ऐसा देखने को मिलता नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है बिहार में 20% दलित हैं, लेकिन दलितों के साथ लालू यादव ने भी नाइंसाफी की है और नीतीश कुमार ने भी की है। नीतीश कुमार ने थोड़ा बहुत की है, लेकिन वो अभी दलित वर्ग को विभाजित करके महादलित के रूप में बांट करके ही
तो इसलिए कहा जाता है कई अर्थों में कि लालू यादव या नीतीश कुमार दोनों दलित विरोधी हैं। इसके अलावा एक और कारण है कि राजद में भी देखें आप, कोई दलित नेता कितना भी कुछ कर ले, वो मुख्यमंत्री या कैंडिडेट तो नहीं होगा क्योंकि तेजस्वी है। और जदयू में भी कोई दलित मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं हो सकता क्योंकि नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार की एक बार आलोचना इसलिए भी होती है कि जीतन राम मांझी को लेकर के सारे लोग कहते हैं कि जीतन राम मांझी जब तक नीतीश कुमार के इशारे पर काम किए रबर स्टाम्प की तरह, तब तक वे बहुत अच्छे थे, पद पे बने रहे। जैसे ही थोड़े बहुत दलित समाज से आने वाला कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से काम करना शुरू किया, कुर्सी छोड़नी पड़ी, फिर से मुख्यमंत्री नीतीश जी आ गए और जीतन राम मांझी को साइड होना पड़ा। हालांकि अभी गठबंधन में है वो, लेकिन उनकी अब एक अलग पार्टी हो गई है, ये आप जान जाए। जीतन राम मांझी भाजपा के ज्यादा करीब है बनस्पत की जदयू के, ये भी एक बड़ा सवाल है। कुल मिला के देखें तो बिहार की राजनीति में जो दलित वोट बैंक है वो एक टूटता हुआ या बिखरा हुआ वोट बैंक है, जिसका कोई नेतृत्व तो करता नहीं है, अपना नेतृत्व तो नहीं है, कभी इधर कभी उधर रहने वाला वोट बैंक है। और इसे कहा जाता है एक फ्लोटिंग वोट, या जिसे बोला जाता है कि स्विफ्टिंग या ड्राफ्टिंग, उसी तरह से आप कह सकते हैं। यह तैरता हुआ है, कब किधर चला जाए कोई ठीक नहीं है। तो बिहार में क्या रही है दलित राजनीति, आपको हम बता दिए। अब तक 1989 में भागलपुर दंगे के बाद जो 90 में हालात बने और दलित नेता रामसुंदर दास जो काफी कद्दावर थे, कैसे उनको सबने मिलकर हरा दिया, धोखे से हराया दलित को। अगर रघुनाथ झा खड़ा न हुए होते तो लालू यादव न जीतते, रामसुंदर दास ही होते और बीपी सिंह जीत गए होते। और ये कहानी 1990 की है। फिर 95 में चुनाव होता है, नीतीश कुमार हार जाते हैं लालू यादव से। जो नीतीश कुमार बनाए थे लालू यादव को मुख्यमंत्री, वो नीतीश कुमार हार जाते हैं 95 में। फिर जाके नीतीश कुमार को समझ आती है कि अकेले कुर्मी जाति की संख्या कम है और वो यादव को नहीं हरा सकते। तो फिर वे भाजपा से गठबंधन करते हैं। वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे और उनकी सूझबूझ से होती है सेटिंग और नीतीश कुमार को भेजा जाता है 2000 में कि आप मुख्यमंत्री बनिए। जाके बनते हैं, बहुमत नहीं जुटा पाते हैं, फिर वो रिजाइन करते हैं। और इसके बाद कहानी ये होती है कि लालू यादव तो नहीं, राबड़ी देवी बन जाती है, फिर कांग्रेस सहयोग कर देती है, सरकार राजद की बनती है बिहार में और नीतीश कुमार पिछड़ते हैं। लेकिन फिर 2005 में मौका देती है जनता नीतीश कुमार को बिहार में और वे अपने दम पे, उस समय 80-85 सीटें जदयू जीत के आई थी और भाजपा वाले 55 सीटों पे थे, दोनों मिलाकर के पूर्ण बहुमत की सरकार थी। और तब से एक तरह से देखा जाए तो नीतीश कुमार ही है बिहार में सत्ता में, 20 साल हो गए हैं लगभग। और 15 साल लालू यादव का। पिछले 35 वर्षों से बिहार की सत्ता से दलित दूर है, दलितों को सत्ता के शीर्ष पर बैठने का मौका नहीं मिला है। आने वाले समय में क्या होता है यह देखने लायक होगी। क्या प्रशांत किशोर जनसुराज वाले हैं वो घोषणा करेंगे कि हम बिहार को दलित मुख्यमंत्री देंगे, और पांडे जी अर्थात सवर्ण जाति में लोग यदि घोषणा कर दे कि दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो आप यकीन मानिए सवर्ण, दलित और मुसलमान तीनों एक साथ वोट करके और हो सकता है लालू जी और नीतीश जी को सत्ता से बाहर कर दे और एक ऐसा समीकरण बना दे जो फिर अगले 20 वर्षों तक चले। और वह समीकरण सवर्ण, दलित और मुस्लिम का हो जाए। और इस दोनों को यदि आप जोड़ दें तो 20% दलित और 16-17% एक तरह से यादव और 14% सवर्ण और 15% सवर्ण है, और उधर मुसलमान 15-15-30 भी जोड़ ले और 20-50, तो ये तीनों का यदि त्रिगुट बना तो फिर यकीन मानिए कि इसे सत्ता से बाहर कोई नहीं कर सकता। और एक बार फिर से बिहार में मिली जुली सरकार बन जाएगी जिसमें दलितों को अच्छा स्थान और ज्यादा मिल सकता है। प्रशांत किशोर ने कहा भी है कि जितनी दलितों की आबादी है हम उतना उनको प्रतिनिधित्व देंगे। तो आज आप देखें पूरी जो दलितों की जो राजनीति रही है बिहार में, दलित राजनीति का पूरा इतिहास आपको हम बताए हैं, कैसे लालू यादव बने थे और कैसे वे हुए थे, फिर नीतीश बने और किस तरह से दलित रामसुंदर दास को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।